यहाँ पर हमारे कुछ रीजन होते हैं शॉक के। एक होता है सडन ऑनसेट। सडन ऑनसेट में आता है एक्सटर्नल इंजरी, जिसमें ट्रॉमा, बंदूक की गोली लगना, दुर्घटना होना, व्रण बनना या एक्सीडेंट होना, कोई भी चीज की वजह से अगर ब्लड का रक्तस्राव होता है तो व्यक्ति हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह देते हैं। सबसे पहले उसके ब्लड को बहने से रोकें किसी भी चीज से। रोड पर अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, आपके पास गॉज पीस है, नहीं है, अगर साफ कोई कपड़ा है तो उससे टाइट बैंडेजिंग करके उसको हॉस्पिटल के लिए आप रेफर कर दीजिए। उसका ब्लड लॉस कम होगा तो उसके बचने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। दूसरा, हड्डियों के टूटने की वजह से भी हो सकता है। कोई व्यक्ति गिरता है, जलने की वजह से भी होता है। वंस में भी शॉक की कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि वहां डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी होती है और साथ में ब्लड वेसल्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से, ब्लड वेसल्स नष्ट होने की वजह से भी ये कंडीशन होती है। हेड इंजरी में, सर्वअभिघात में संगठन युक्त जो भी होता है, एक्सीडेंट जिसको बोलते हैं हेड इंजरी विद कंकशन, उस कंडीशन में भी होता है। बिजली के करंट में भी ये कंडीशन होती है। बिजली के करंट में भी ये कंडीशन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य किसी प्रकार के नार्कोटिक ड्रग्स में, आपने मूवियों में देखा होगा ना, हीरो बहुत सारा नशा कर लेता है, उस नशेबाजी में बेहोश होके पड़ा रहता है कहीं किसी कुन्ने में, तो वो नार्कोटिक विष के कारण भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं कार्डियक रिदम बिगड़ रहा है। कार्डियक रिदम बिगड़ रहा है। फिर आते हैं इंटरनल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में क्या होता है, हमारे पेरिटोनिटिस की कंडीशन आ जाती है। पेरिटोनियम फटने की वजह से, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी होता है। हेमेटोमेसिस की वजह से भी होता है, मुंह से रक्त बमन जिसको बोलते हैं। एपिटैक्सिस में तो नहीं होता, बहुत शॉर्ट प्रोसीजर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कॉज बहुत बड़ा है और एपिटैक्सिस हो रहा है और लगातार रिकरेंट नाक से ब्लड आ रहा है, तो भी व्यक्ति को नुकसान होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे यहाँ पर, सीजल वैक प्लेक्सेस बोलते हैं नाक के पास में, सीजल वैक प्लेक्सेस, वो सीजल वैक प्लेक्सेस में से ब्लड वेसल्स होती है, तो हमारे ब्रेन के पास का हिस्सा है जी। तो बहुत जल्दी उस व्यक्ति को बेहोशी आ सकती है। रीनल कोलिक की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, या गॉल ब्लैडर की कंडीशन में भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन में भी ऐसा होने की संभावना बनती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी देखने को मिलता है। न्यूमोथोरैक्स में भी देखने को मिलता है। जो मैंने जस्ट अभी पूरा ये फिजियोलॉजी बताया, ये सारा फिजियोलॉजी वहां पर जाकर के फिट होता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग भी हो सकती है। किसी व्यक्ति को अगर काफी समय तक वोमिटिंग हो रही है तो हमारी बॉडी से वाटर वॉल्यूम कम होने की वजह से भी हाइपोटेंशन डेवलप हो सकती है। किसी व्यक्ति को लूज मोशंस होते हैं, लगातार वोमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या उसका बीपी फॉल डाउन नहीं होता? बीपी फॉल डाउन होता है। दैट इज कॉल्ड हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। और एक लेवल से कम हो गया तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। वो लेवल कौन सा होता है? 60/40। अगर इससे कम बीपी हो गया तो व्यक्ति डेथ में चला जाएगा। यहां से रिकवर किया जा सकता है, 60/40 से रिकवरी हो जाती है पेशेंट की। जीआईटी ट्रैक्ट का ब्लीडिंग यदि होती है या हीमरेज की कंडीशन होती है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। पहले कार्डियोजेनिक शॉक में जाने से पहले और रीजंस को भी हम समझ सकते हैं। पहला हमने देखा सडन ऑनसेट, दूसरा हमने क्या देख रहे हैं हम, ग्रेजुअल ऑनसेट। ग्रेजुअल ऑनसेट में क्या आता है कि धीमे धीमे, स्लोली प्रोसेस होती है ये। स्लोली अगर हमारी बॉडी में कमी आती जा रही है, ब्लड स्राव हो रहा है, पेरिटोनाइटिस की कंडीशन हो गई है, लिवर या किडनी में कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिससे धीमे धीमे ब्लड आता जा रहा है, या फिर एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई है, लूज मोशंस काफी समय से लग रहे हैं, वोमिटिंग काफी समय से हो रही है, जो जस्ट अभी हमने देखा उसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में, या एक सी सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। सी सिकनेस, सी सिकनेस क्या होता है? समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र में जाने से जब जो हमारे बड़े बड़े जहाज होते हैं तो शुरुआती दौर में लोगों को वोमिटिंग्स होने लगती है। मेरे फ्रेंड हैं,
आशीष जी वो नेवी में है, जब वो ट्रेनिंग पर गए थे, जब उनका सिलेक्शन हुआ नेवी में, तो उनको ये कंडीशन आई थी, लेकिन थोड़े समय के बाद वो एडजस्टेबल हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहां भी धीमे धीमे करके ऑनसेट होता है, 6 से 7 दिन में ऐसी कंडीशन डेवलप होने की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। दूसरा क्या होता है कि हमारे यहाँ पर ऑपरेशंस में ऑपरेशंस में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऑपरेशन अगर सही तरीके से नहीं हुआ है, सर्जरी सही तरीके से अगर परफॉर्म नहीं की गई है, तो भी व्यक्ति शॉक में चला जाता है। अब कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों को हम देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट की कमी की वजह से रोगी का जो कलर होता है वो कैसा कलर हो जाएगा? पेलोर एनीमिक कंडीशन में कैसा होता है? येलोइश पांडु कलर का वो हो जाएगा। स्वेटिंग बहुत आएगी उसको, हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया, साइनोसिस होगी, बॉडी का टेम्परेचर एब नॉर्मल होने लगेगा, ठंडे पैर पड़ने लगेंगे उस पेशेंट के। कुछ और ऑर्गन्स में देखिए, अगर किडनी से संबंधित है तो एन्यूरिया की कंडीशन हो सकती है, ओलिगो यूरिया की कंडीशन हो सकती है। यदि सेरिब्रल में कंडीशन आई है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कंडीशन आई है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, एपैथी हो सकती है। एपैथी मतलब भावहीनता, किसी प्रकार की भावना ना आएगी, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, देन कोमा की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। यदि लिवर से संबंधित कंडीशन होती है, लिवर संबंधित कंडीशन में क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगती है, पीएच बिगड़ने लगती है, ऐसा मान लीजिए। कॉर्नरी इनसफिशियंसी भी होने लगती है, यानी हार्ट के कार्यों में बाधा होने लगती है। तो इस प्रकार से हमें उस पेशेंट को देखना चाहिए, उस पेशेंट से संबंधित हमें सारे प्रोसीजर को समझना चाहिए। अब हम कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ जाते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में होता है, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया, और कार्डियोलॉजी वाले मैंने वीडियो में भी आपको बताया था। डिसअरिथमिया भी होता है, सीएचएफ कार्डियक हार्ट फेल्यूर जो जस्ट अभी मैं बात कर रहा था, सीएडी। वाल्वुलोपैथी होती है, जिसमें वाल्व के बारे में मैंने बताया, जिसमें रिगरगिटेशन की कंडीशन होती है, ब्लड बार बार बॉडी के अंदर ही, सॉरी हमारे हार्ट के अंदर ही जाता रहता है, चैम्बर्स में गिरता रहता है, प्रॉपरली कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो पाता। ड्रग टॉक्सिसिटी की कंडीशन में भी। चलिए डॉक्टर्स, हम कहाँ पर थे? कार्डियोजेनिक शॉक पर। तो वहां मैं बात कर रहा था ड्रग टॉक्सिसिटी में। ड्रग टॉक्सिसिटी में किसी किसी में वेसोडाइलेशन की कंडीशन पैदा होती है, किसी किसी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन पैदा होती है। वैसोडाइलेशन की कंडीशन में भी कार्डियक आउटपुट में प्रॉब्लम आती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में भी ये प्रॉब्लम आती है। मायोकार्डाइटिस हो गई, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट, कार्डियक वॉल या कार्डियक मसल्स। मायोकार्डियल कंट्यूजन्स में भी ये कंडीशन डेवलप होती है। कुल मिलाकर के ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल की सप्लाई हो रही है, बट आगे जाकर के अगर वहां की जो नली है वो नली प्रॉपरली वर्क ना करे तो पेट्रोल का सप्लाई भी कम हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे हार्ट को अगर प्रॉपरली फंक्शनिंग ना हो तो भी हमारी बॉडी में शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब होता है हमारी बॉडी में किसी प्रकार का अवरोध हो जाना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, एम्बोलिज्म मतलब कहीं पर ब्लॉकेज हो जाना। ये ब्लॉक हुआ तो आगे की तरफ सप्लाई कम होने लगती है, जिसकी वजह से उस संबंधित ऑर्गन में प्रॉब्लम आने लगती है, वो ऑर्गन डेड होने लगता है, वो ऑर्गन डेड होने लगता है। तब हम इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझ रहे होंगे
कि यहाँ से ये प्रोसेस तो सब सही है, हार्ट भी सही काम कर रहा है, ये भी सही काम कर रहा है, बट यहाँ पर जा करके यहाँ से ये सप्लाई होनी है, आगे जाना है, वो ब्लड या जो भी तरल पदार्थ है या लिम्फ वगैरह जो भी, वो इस जगह पर जा करके रुक गया और यहाँ से कम मात्रा में जाने लगा। जैसे मैंने आपके घर में लाइट की सप्लाई की और सप्लाई नीचे पहले 2 रूम्स में अच्छे तरीके से गई, लेकिन 2 रूम्स के बाद आगे जब वो वायर के अंदर करंट सप्लाई गई, तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा था। आपने पढ़ा होगा सभी ने, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस फिजिक्स में। तो वो रेजिस्टेंस ज्यादा था और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आगे की तरफ करंट फ्लो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया और आगे के रूम्स में प्रॉब्लम आने लगी। जब हमने अपने यहाँ के इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो उसने आकर के क्या चेक किया, रेजिस्टेंस को चेक किया। तो रेजिस्टेंस चेक करने के बाद पता चला कि कहीं ना कहीं तार में अलग अलग जगह पर कट्स हैं। तो उन कट्स को ठीक किया तो जो भी फ्लो था वो फिर से वापस आ गया। तो देखिए, कार्डियक एम्बोलिज्म एक रुकावट है, एम्बुलस वहां पर जमा हो जाता है, सॉरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और कार्डियक टैम्पोनेट में भी जस्ट यही कंडीशन होती है। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, लंग्स के अंदर एयर बबल्स बनना तैयार हो जाते हैं, न्यूमोथोरैक्स। तो वहां की कंडीशन में भी संबंधित ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाती हैं, तो वहां पर ब्लड सप्लाई रुकने लगती है। दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। फिर हाइपोवोलेमिक शॉक के भी कुछ अलग कॉजेज हैं जो जस्ट अभी हमने देखे थे। फिर से हम एक बार उनको रीड करते हैं अपने बेसिस पर, क्या क्या थे उनके। देखिए, इंट्रा ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो सकती है, रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है कि आगे वहां पर जो ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल बहुत ज्यादा श्रिंक हो गई है, बहुत ज्यादा श्रिंक होने की वजह से ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आई और वहां से ऑक्सीजन सप्लाई भी अवरुद्ध हुई, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ करके आगे ऑर्गन्स तक जाती है और एन्यूरिज्म की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। हीमोरेजिक पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। हीमोरेजिक पैंक्रेटाइटिस में भी हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट जाता है। मेरे फ्रेंड के छोटे भाई के साथ ये कंडीशन लास्ट मंथ हो चुकी है और ऐसे पेशेंट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम कंडीशन में, रेयर पेशेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, बट देखने को तो मिलते हैं ना। तो हमें समझना जरूरी है हमारे पास कौन सा पेशेंट कब आ जाए, किस प्रकार से हमें उसको मेंटेन करना है, इससे पहले हमें डायग्नोसिस सीखना आवश्यक है। फिर इसके बाद होता है याट्रोजेनिक कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, इनएडवर्टेंट बायोप्सी ऑफ आर्टेरियोवेनस माल फॉर्मेशन। अगर आर्टरीज और वेन्स में कोई भी प्रकार का माल फॉर्मेशन हुआ है तो उसकी जब बायोप्सी करते हैं तो वहां का ऑर्गन में भी रुकावट आती है, वहां भी सप्लाई अवरुद्ध होती है। पोस्टपार्टम हीमरेज होता है, इसमें पीपीएच जिसको बोलते हैं। महिला की डिलीवरी के 30 मिनट बाद भी यदि ब्लड फ्लो चल रहा है 500 ml के ऊपर निकल चुका है, आधा लीटर से ऊपर निकल चुका है, तो पीपीएच की कंडीशन डेवलप होती है, वहां महिला की डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो जितना इमीडिएटली हो सके उनको इंजेक्शन टेनेक्साकाइंड या कोई सा भी इंजेक्शन उनको आप लगा करके, हीमोस्टेटिक इंजेक्शन लगा करके उनकी जान को आप बचाइएगा, जो और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे रेफर कर दीजिएगा। यूट्राइन या वेजाइनल हीमोरेज फ्रॉम मदर कॉजेज, नेक्स्ट ये है, इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूमर की वजह से या अदर फंक्शन की वजह से भी यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है या वेजाइनल हीमोरेज भी हो सकता है। जो हमारे फाइब्रॉइड के पेशेंट होते हैं, किसके पेशेंट होते हैं, फाइब्रॉइड के पेशेंट्स में हमने ज्यादातर इस प्रकार की कंडीशंस देखी हैं, तो वो हमें समझ में आता है। रप्चर्ड हीमेटोमा, जस्ट मैंने अभी बताया था जब क्लास स्टार्ट की थी कि ब्लड लीक हुआ कहीं से, ब्लड वेसल से, और वो जाकर के नीचे जमा हो गया, जिसमें मैं ब्रेन का एग्जांपल ले रहा था। तो वहां पर एक क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट बनने की वजह से प्रॉब्लम आती है। में भी आयुर्वेद के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जिसको रप्चर्ड हीमेटोमा की कंडीशन बोलते हैं। यहाँ सडनली डेथ की कोई चांसेस नहीं होते, आपके पास समय होता है रिकवरी करने के लिए। देखिए, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, उन पॉइंट्स को गौर से सुनिए, सुनते रहा कीजिए, उसमें जो भी आपको अपने मतलब का लिखे लगे उसको लिखिएगा जरूर।
मैं जिन चीजों पे बोल रहा हूं कि यहाँ इमीडिएटली एक्शन की जरूरत है, तो समझ लीजिए इस प्रकार का पेशेंट यदि आपके पास दौड़ा भागा चला आता है और आपके पास उस समय कंडीशन नहीं है उसको ठीक करने की, जस्ट तुरंत रेफर कर दीजिए, भैया जल्दी ले जाओ, समय कम है। और यदि आपके पास जहां मैं बोलता हूं कि इस पेशेंट के पास काफी समय होता है, वहां पर आप अपने एक्सपेरिमेंट या अदर टाइप ऑफ मेडिसिन आप यूज करके उसको रिलीफ दे सकते हो, क्योंकि उसके पास कम से कम महीने भर का या 1-2 महीने का या 10-15 दिन का टाइम भी है, तो आप उसको रिलीफ दे सकते हो, जैसे रप्चर्ड हीमेटोमा की कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के भी कुछ रीजन, पेशेंट इन दिस कैटेगरी प्रेजेंट clinically as hypovolemic shock because their primary physiological disturbance is decreased preload, जो अब जस्ट हमने अभी चार्ट में देखा था, प्रीलोड डिक्रीज हो जाता है, रेदर देन पंप फेल्यूर रिड्यूस्ड वीनस रिटर्न, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो आ रहा था राइट एट्रियम में वो बहुत कम था, सो इनएडिक्वेट राइट वेंट्रिकल फिलिंग, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल जो था वो इनएडिक्वेटली फिल हो रहा था, और जब ये हो रहा था तो इसकी वजह से होने वाला जो कार्डिक आउटपुट है वो भी प्रॉब्लम आएगी। मैकेनिकल कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इंक्लूड द फॉलोइंग। मैकेनिकल कॉजेज मतलब बॉडी के नॉर्मल स्ट्रक्चर से हटके क्या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बॉडी में आया जिसकी वजह से ये कंडीशन हो रही है, जिसमें हमने देखा था टेंशन न्यूमोथोरैक्स, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। आप टेंशन मत लीजिएगा, ये नाम भारी भरकम लग रहा है, लेकिन संडे टू संडे जो हमारा आयरप्रेन्योर प्रोग्राम है वो चला करेगा, उसमें हम इनमें से कई टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, जिसको मैंने अभी हिंट तो आपको दे दिया कि क्या क्या इसमें होता है। जितना आपके एग्जाम बेसिस पर आवश्यक है वो उससे कहीं ज्यादा मैंने आपको अभी समझा चुका हूं, लेकिन क्लिनिकल बेसिस पर वहीं पर थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इन्होंने कुछ ऐसे हमने ये पैरामीटर्स बनाए जिसमें सिंपली आपको समझ में आ जाए कि गैस पंप डजंट वर्क। जो गैस पंप होता है, गैस पंप क्या है हमारी बॉडी में, हार्ट मान लीजिए, हार्ट को हमने गैस पंप माना है, यदि वो काम नहीं कर रहा है तो कौन सा शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। अगर वो काम कर रहा है बट देयर इज नो गैस, अब उसके अंदर गैस ही नहीं है, भाई हार्ट तो काम कर रहा है बट वीनस रिटर्न कम है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आने वाला ब्लड ही कम है। अब भला वो भीम हो या कोई सा भी महारथी हो, जब 2 चने उसके हाथ में रख देंगे तो क्या उसकी क्षमता को वो अपने को पहचानेगा। जब ब्लड जितना कार्डिक आउटपुट के लिए जरूरी है उतना ब्लड आ ही नहीं रहा तो वो कितना बॉडी को फेंक देगा, नहीं फेंकेगा तो हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी, देन हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन होगी। गैस ब्लॉकेज, भाई गैस पंप भी अच्छा काम कर रहा है, गैस भी अच्छी है, मतलब हार्ट भी अच्छा काम कर रहा है, ब्लड भी काफी मात्रा में अच्छा है, बट गैस ब्लॉकेज हो गया। गैस ब्लॉकेज कैसे, उसका जो ब्लड वेसल्स होती है वहां कहीं पर ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से आगे गैस सप्लाई या ब्लड सप्लाई हो ही नहीं पा रही है ना। फिर होते प्रॉब्लम विद होज यानी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब भाई आगे की तरफ चला गया लेकिन अलग अलग वेन्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन से ब्लड आना है, अलग अलग आर्टरीज के थ्रू सप्लाई होनी है, तो अलग अलग आर्टरीज में ही अगर प्रॉब्लम आ गई तो, या कैपिलरीज में प्रॉब्लम आ गई तो, डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रॉपरली नहीं हो पा रहा तो जिस ऑर्गन पे नहीं जा पाएगा वो ऑर्गन की डेथ हो जाएगी। अब एक आता है, 3 हमने शॉक पढ़ लिए, कौन कौन से हमने पढ़ लिए, हाइपोवोलेमिक शॉक पढ़ लिया, कार्डियोजेनिक पढ़ लिया, ऑब्स्ट्रक्टिव पढ़ लिया, चौथा पढ़ते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, चेस्ट पेन होता है, वीकनेस होती है, इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होती है, और स्लोअर हार्ट रिदम होती है, हार्ट की जो पल्स रेट होती है वो कम होती है। न्यूरोजेनिक शॉक में फेंट पल्सेस आती हैं, व्यक्ति को मूर्छा सी आने लगती है, पल्स बहुत ही डल पल्स चलती है, साइनोसिस, डिस्कलर्ड लिप्स और फिंगर्स हो जाती हैं, हाइपोथर्मिया, जस्ट अभी मैंने जो बताया था कि हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है। अब इनका कुछ कंपैरिजन है जिसको मैंने बताया है। एसवीआर मैंने आपको बताया, सिस्टमिक वीनस रिटर्न, जो मैंने आपको बताया था। यहां देखते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक में कि हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा, वीक थ्रेडी पल्सेस होगी, कूल पेल मॉइस्ट स्किन होगी,
है ना। फिर जस्ट यहीं पर कार्डियक में देखते हैं हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, वीक थ्रेड पल्स, कूल पेल मॉइस्ट स्किन, ये सारी क्रैकल्स बनेंगे, टैकीनिया की कंडीशन आएगी। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, वार्म ड्राई स्किन एंड ब्रेडिकार्डिया, है ना। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, कफ डिस्निया, प्रूराइटिस, अर्टिकेरिया, रेस्टलेसनेस एंड डिक्रीज्ड एलओसी। ये सारी कंडीशन जो आपको दिख रही हैं इनको पढ़िएगा। साथ में यहाँ देखिए डिक्रीज्ड सीओ, इंक्रीज एसबीआर, डिक्रीज सीओ, इंक्रीज एसबीआर। यहाँ पर न्यूरोजेनिक में डिक्रीज्ड सीओ, सीओ मींस कार्डिक आउटपुट, वीनस एंड आर्टेरियल वैसोडाइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम होता है, लॉस हो जाता है सिंपैथेटिक टोन का। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक और सेप्टिक शॉक में दो कंडीशन अलग होती हैं अन्य से, सॉरी एक कंडीशन अलग होती है अन्य से। हाइपोवॉलेमिक और कार्डियोजेनिक में आपने देखा इंक्रीज्ड एसवीआर, बट यहां पर डिक्रीज्ड एसवीआर आता है, सिस्टमिक वीनस रिटर्न, सॉरी रेजिस्टेंस, रिटर्न नहीं सॉरी रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी आपके किसी फ्रेंड्स को अगर पीजी की प्रिपरेशन करनी है तो पीजी की प्रिपरेशन के लिए बैच लॉन्च होने वाला है। 18 तारीख से हमारी डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। डॉक्टर राम और मैं वहां पर पढ़ाते हैं और कई फैकल्टीज भी उसमें हमको ज्वाइन करती हैं इफ दे आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस। और बीएमएस 3rd एंड 4th ईयर की क्लासेस भी रनिंग चल रही हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, जो भी इच्छुक है वो आकर के जुड़े। अगर आपको सेटिस्फैक्शन हमारी क्लास से मिलता है तो अच्छी चीजों को अपने दोस्तों तक शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखेंगे, हम भी सिखाएंगे और साथ में हम भी आपसे सीखते हुए अपनी नॉलेज और ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ये शौक यहाँ पढ़ा। इसके बाद कल के लेक्चर में शौक के आगे की चीज डिस्कस करेंगे, साथ में इसको हम एक बार फिर से रिवाइज्ड करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे संबंधित हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय। आप आराम करें, आराम के साथ पढ़ाई भी करते रहिएगा।